प्यार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने चर्चा की थी भाषा को लेके, भाषा की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और फिर भाषा के प्रकार, मौखिक और लिखित, और फिर बोलियां जो होती है, बोली किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन, फिर बोलियों के नाम भी हमने देखे थे, बोलियों के आधार हमने देखे थे। फिर हमने आगे भाषा की जो इकाइयां हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं आगे कि ये भाषा शब्द है, इसके साथ ये हिंदी कैसे जुड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ और ये हिंदी शब्द आया कहाँ से। हिंदी भाषा की अगर बात चल रही है तो हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति और इसकी व्युत्पत्ति, इसके नामकरण के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं हिंदी शब्द का परिचय। हिंदी शब्द का परिचय, हिंदी शब्द के अगर परिचय की हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा जो है इसमें स का उच्चारण है होता है, स का उच्चारण है होता है। ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व जब मैं बता दूं 500 ईसा पूर्व तक ये हिंदी जो शब्द है ये विदेशों में ही प्रचलित था। ये अभारतीय, हम कह सकते ये अभारतीय था, ये देसी नहीं है, ये विदेशी शब्द है। फिर हम अगर आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसके नामकरण को लेके और क्या बताया जाता है या क्या लिखा गया है। मध्यकालीन, मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन समय में ईरानी काल, मैं बता दूं मध्यकालीन समय में जो ईरानी लोग थे, ईरान से आए थे, ईरानी लोग थे, ये जो ईरान से आए थे इन्होंने सिंध के आसपास का जो क्षेत्र था उसको देखा था और ऐसा भी कहा गया है कि उस समय ये हिंद, सिर्फ इतना ही एक शब्द था हिंद, और फिर इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया था और फिर ये आगे शब्द बना हिंदिक। इसको इस नाम से पुकारा जाने लगा, हिंदिक के नाम से। मैं आपको थोड़ा बता दूं एक बार, एक प्रत्यय जोड़कर इसको हिंदिक बनाया, जिसका अर्थ लिया गया था भारत या फिर या हिंद से, भारत या हिंद से इसका अर्थ लगाया गया था। और फिर ये धीरे धीरे विशेषण रूप में, धीरे धीरे ये विशेषण रूप में प्रचलित हुआ, विशेषण रूप में प्रचलित हुआ और विशेषण रूप में प्रचलित हुआ तब इसका अर्थ यही था। उसके बाद एक हाल्सन डाल्सन नाम का शब्दकोश है, हाल्सन डाल्सन नाम का शब्दकोश है, जिसमें इसका अर्थ लिया गया है भारतीय मुसलमान, ये अर्थ लिया गया है हाल्सन और डाल्सन शब्दकोश में। अब अगर हम इससे आगे बात करें हिंदी की, तो हिंदी शब्द का प्रयोग, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने विद्वान थे, इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद ये आगे अनेक अर्थों में प्रचलित हुआ। अब तक ये हिंदी शब्द भाषा के साथ नहीं जुड़ा था, अब तक ये हिंदी शब्द है ये भाषा के साथ नहीं जुड़ा था। लेकिन फिर आगे देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हम बात कर लें हिंदी भाषा के स्रोत की। अगर हम हिंदी भाषा के स्रोत की बात करें तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत के बारे में जानते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृत में ही या इस भाषा में ही
वेदों को लिखा गया है, लेकिन वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई लौकिक मतलब जो लोग आम बोलचाल में ये संस्कृत काम में लेते थे, उनके समझ में आती थी। और उसके बाद संस्कृत, ये लौकिक संस्कृत थी, और उसके बाद आप कह सकते हो लौकिक के बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत। इस प्रकार ये अपभ्रंश रूप था। ये हिंदी तब जाकर इनसे, इनका ये स्रोत माने जाते हैं, इनसे ही हिंदी शब्द या हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब अगर हम बात करें इससे आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का नामकरण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के नामकरण की। जब ये हिंदी शब्द शब्दकोश में लिख दिया गया, इसका अर्थ लिख दिया गया, तब उस समय संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको हिंदी नाम से ही जाना जाता था। हिंदी कोई विशेष कोई नाम नहीं था, संपूर्ण समस्त भारत में बोली जाने वाली भाषा को हिंदी कहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हिंदी शब्द है वो भाषा के साथ जोड़ दिया गया और नाम हो गया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा इस प्रकार ये जो हिंदी भाषा है इसका उद्भव और विकास हुआ, हिंदी भाषा ये सब एक साथ प्रयुक्त हुआ। अब अगर हम बात करें, हम बात करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल का समय था 1000 से 1500 ईस्वी, ये माना जाता है प्राचीन काल का समय। और इस समय में जो ये हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में पृथ्वी रासो और फिर विसल देव ये जो काव्य थे वो लिखे गए थे विसल देव रासो के द्वारा। पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, ये काव्य लिखे गए थे। और इन काव्यों की वजह से हिंदी है एक अस्तित्व में आई। और प्राचीन काल में फिर धीरे धीरे इसका विकास होने लगा, ये विकसित होने लगी। ये प्राचीन काल के समय में हिंदी है, इसका विकास हुआ अच्छे से। फिर अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल का जो समय है वो 1500 से 1800 ईस्वी ये माना जाता है, 1500 से 1800। और 1500 से 1800 इस समय में भी जो ये हिंदी भाषा है ये अधिक प्रचलन में आई, इसका अधिक प्रचलन होने लगा। क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं, इस समय ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे भक्त विद्वान जो थे इस युग में हुए थे। और इन्होंने क्या किया, आप अगर नाम ले सूर, तुलसी, और साथ ही अगर नाम ले लेते हम जायसी, ये इसी काल के थे। और इस काल में जो इनके द्वारा काव्य लिखे गए थे, चाहे वो मैं बता दूं आपको भक्ति परक है और चाहे फिर वो रीति परक काव्य थे। इन काव्यों की वजह से, यानी इन काव्यों की रचना हिंदी जो है इसमें हुई। और फिर ये हिंदी जो है, हिंदी भाषा ये और अधिक विकसित हुई। फिर इसके बाद हम अगर बात करें मध्यकाल के बाद का जो समय आता है, हम कहते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय हम मान लेते 1800 से अब तक का मान लेते हैं, 1800 से अब तक। और इस समय हिंदी ने एक नया रूप ले लिया था, हिंदी भाषा ने एक नया रूप लिया। क्योंकि आधुनिक काल में जितने भी विद्वान हुए थे, उन विद्वानों ने क्या किया, काव्य की रचना बड़ी सरल भाषा में करनी चाहिए। और उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का प्रयोग किया। और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, ब्रज और अवधि है वो पीछे रह गई। क्योंकि पहले भाषाएं जो थी वो ये थी ब्रज और अवधि। इन भाषाओं में विद्वान कम रुचि लेने लगे और खड़ी बोली है वो अस्तित्व में आई। और खड़ी बोली है वो हिंदी का ही एक क्या है, रूप है। और इस प्रकार इन तीनों कालों में ये हिंदी भाषा है वो विकसित हुई। अब हम देखते हैं एक बार आगे। तो आपको ये बता दिया गया था, चर्चा हो चुकी थी
कि हिंदी है, इस प्रकार इसका विकास हुआ और एक ये बड़ी भाषा बनी। और मैं बता दूं, संविधान में जो सातवीं सूची है, सातवीं सूची में क्या हुआ, सातवीं सूची में भाषाओं को स्थान दिया गया था, भाषाओं को स्थान दिया। उस समय 18 भाषाएं जो है उनका उसमें नाम लिखा गया था। फिर मैं बता दूं आपको, ये पहले भी बता दिया गया आपको, 14 सितंबर और 1949 इस समय हिंदी भाषा को है इसे राजभाषा का दर्जा भी मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, क्योंकि ये ही भाषा एक थी जो सबसे विशाल थी, सबसे बड़ा इसका शब्दकोश था। और अभी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये दर्जा राजभाषा का इस 343वीं अनुसूची में दिया गया था। और अभी वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है, 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है। हिंदी भाषा ने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है। अब हम बात करें इसके विशाल रूप की। आपको हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो उदाहरण स्वरूप आपको पहले बता दी गई थी। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें हम पूर्वी बोलियों की, तो पूर्वी बोलियों में सबसे पहली बोली थी अवधी भाषा, अवधी बोली। अब ये अवधी बोली है, इसके क्षेत्र देखिए, इसके क्षेत्र बताए गए हैं कि ये इसके क्षेत्र है लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद और साथ ही रायबरेली, इलाहाबाद और फतेहपुर। पूर्वी जो बोलियों में अवधी की बात करी तो अवधी भाषा की विशेषता ये स्थान माने जाते हैं जहाँ पर ये बोली जाती है। इसके बाद हम पूर्वी बोलियों में बात करें बघेली की, तो बघेली का क्षेत्र बताया गया है उत्तर मध्य प्रदेश और मिर्जापुर के साथ अगर हम बात करें विशालपुर और मांडला, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। एक एक बोली ने अनेक यानी बड़े क्षेत्रों को घेर रखा है। साथ ही हम बात करें छत्तीसगढ़ी, जो पूरी बोली है, छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पूर्व में छत्तीसगढ़, मुख्यतः छत्तीसगढ़ तो है ही, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के साथ उदयपुर, कांकेर और जयपुर, ये भी इसके स्थान है जहाँ पर इसको बोला जाता है और जहाँ से ये बनी हुई है। इसके बाद ये तो हम पूरी भी बोलियों की बात कर चुके हैं और ये इनके क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि इन जिलों में ये बोलियां बोली जाती है। उसके बाद हम पश्चिमी बोली की अगर बात करें तो खड़ी बोली सबसे पहले आती है, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का स्थान बताया गया है दिल्ली, आगरा, मेरठ, हिमाचल, दिल्ली, आगरा, मेरठ, हिमाचल, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये खड़ी बोली है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज जो है, ब्रिज बोली, इसका स्थान कौन सा है, तो आगरा तो है ही। आगरा के साथ मथुरा की बात करें, मथुरा भी है। और मथुरा के साथ अगर बात करें ब्रज की तो अलीगढ़ और बरेली भी इसके स्थान है। ये अलीगढ़ और बरेली इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसके बाद देखते हैं हम कन्नौजी, हरियाणवी का जो क्षेत्र है वो हरियाणा, दिल्ली और पटियाला है। उसके बाद हम देखेंगे कन्नौजी। ये जो कन्नौजी बोली है ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो मैं आपको बता दूं, ये फर्रुखाबाद जो इसका एक विशेष क्षेत्र हम कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये कन्नौजी, इटावा, नागपुर, इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है। फिर अगर हम बात करें गढ़वाली,
गढ़वाली की अगर बात करें तो गढ़वाली देहरादून मुरादाबाद यहाँ बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें मैथिली, मैथिली बोलेगी। मैथिली मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा यहाँ ये इसके स्थान है। और उसके बाद हम बात करें भोजपुरी तो छोटा नागपुर, फैजाबाद, बनारस, छोटा नागपुर, फैजाबाद, बनारस, इन आदि स्थानों पर ये बोली बोली जाती है। अब आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष के मतलब ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर ये बोलियां बोली जाती है। और ये संपूर्ण बोलियां क्या है भाई, हिंदी का अस्तित्व है, हिंदी इन्हीं से बनती है, या हम कह सकते हैं हिंदी का एक संपूर्ण रूप है। ये सभी बोलियां हिंदी में सम्मिलित है और इसलिए हिंदी को एक विशाल भाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें कि हिंदी के आगे बात है हिंदी के लिखने की, उसको शुद्ध रूप से समझने की, तो हम देखते हैं इसे आगे। ये हिंदी का आपको विशाल रूप बताया गया है, इसका नामकरण इनके बारे में आपने जान लिया। ये हिंदी की बोलियां थी। अब हम चर्चा करेंगे आगे, देखिए। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र है उसके बारे में कि अभी हिंदी भाषा है उसका भारत में, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा के क्षेत्र, विशेष क्षेत्र हम कह सकते हैं जहां पर ये अधिक बोली जाती है और इसको अधिक समझा जाता है। हम कह सकते हैं हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, विशेषतः इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और गौण रूप से अगर हम बात करें तो गौण रूप से पंजाब और महाराष्ट्र है, ये भी आते हैं, यहाँ पर भी हिंदी है वो विशेष रूप से बोली जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी भाषी क्षेत्र, विशेष हिंदी भाषी क्षेत्र यह है, गौण रूप में हम इनको ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिंदी है, हिंदी का क्षेत्र बहुत विशाल है। ये सिर्फ भारतवर्ष के राज्यों में नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा उसको समझा और बोला जाता है, जिसमें कजाकिस्तान को ले लो आप, इंग्लैंड, कजाकिस्तान, शिलोंग, ये सारे क्षेत्र हैं। और अब हम आगे देखते हैं इस हिंदी भाषा के बारे में कि इसको कैसे शुद्ध लिखा जाए, कैसे इसको शुद्ध पढ़ा जाए। तो शुद्ध और पढ़ने और लिखने के लिए हमें इसके साथ ही चर्चा करनी होगी व्याकरण की, व्याकरण की चर्चा करनी होगी। अब मैं व्याकरण पर चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये व्याकरण शब्द आया कहाँ से, व्याकरण शब्द आया कहाँ से और सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया और किस में किया। तो मैं आपको बता दूं कि व्याकरण का प्रयोग जो हमारे ऋग्वेद की बात करें हम, ऋग्वेद में सबसे पहले कहते हैं कि ऋग्वेद में व्याकरण का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद इसका ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है ताकि हिंदी भाषा को शुद्ध लिखा जाए। हमारे वेद लिखे वो एकदम शुद्ध भाषा में है। तो व्याकरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने के नियमों की जानकारी जिस शास्त्र से होती है,
होती है उसे व्याकरण। हम ये देखिए, हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने लिखने के नियमों की जानकारी जिस शास्त्र से होती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगर हम सीधे रूप में समझे इसकी डेफिनेशन, तो ये भी कहा जा सकता है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ने और लिखने का ध्यान रखा जाता है या उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर व्याकरण का प्रयोग नहीं होता तो हिंदी भाषा है वो ना शुद्ध लिखी जाती, पढ़ी जाती और नहीं उसे समझा जा सकता था। आप उदाहरण के लिए एक आपको मैं बता दूं किस प्रकार। देखिए, आप उदाहरण देख सकते हैं। मैंने यहाँ वाक्य लिखा है, सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ। अब इसमें ये वाक्य है, इसके अर्थ को समझना बहुत मुश्किल क्या असंभव है, क्योंकि यहाँ जब तक व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक इसको समझा नहीं जाएगा और न ही ये जो लिखा गया इसे शुद्ध माना जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, व्याकरण का प्रयोग ये कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया हमने, क्योंकि व्याकरण में भाषा को लिखने के, हिंदी भाषा को लिखने के समस्त चिन्हों की जानकारी दी जाती है। वो जानकारी हमें प्राप्त होती है किस प्रकार उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दी। अब इस वाक्य को आप देखिए, यहाँ हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है। अब इसे ध्यान से आप पढ़िए। लिखा गया है, सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है कि आप सुनिए और मत जाइए। लेकिन इसी वाक्य में अगर चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार कर दिया जाए, यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया और यहाँ मैंने अर्धविराम का प्रयोग किया है, अब ये वाक्य है, इसका अर्थ ही बदल गया है। यहाँ देख लीजिए, सुनो मत जाओ और यहाँ है सुनो मत जाओ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के बिना हिंदी भाषा है उसका शुद्ध रूप सामने नहीं आ सकता, ना उसको समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं इससे आगे। ये तो था उदाहरण कि व्याकरण से क्या जानकारी मिलती है या किस प्रकार हम भाषा जो है उसको शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्वनि जो पढ़ते आप, मुंह से निकली हुई आवाज कह सकते हैं आप। उसके बाद आप वर्ण कह सकते हैं, पद, पदांश, वाक्य, शब्द, इनकी सार्थकता, इनकी शुद्धि है और इनके लिखने का जो तरीका है, इनके प्रयोग का जो तरीका है, वो हमें सही से व्याकरण से ही पता चलता है या व्याकरण के द्वारा ही हम ये सब लिख और पढ़ सकते हैं। अब हम साथ ही बात करेंगे कि व्याकरण के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कि व्याकरण में किन अंगों की शुद्धियों पर ध्यान दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले वर्ण विश्लेषण अर्थात वर्ण की शुद्धि की बात चल रही है, फिर शब्द पे विचार किया जाता है, क्योंकि शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं तो उनकी प्रयोग के अनुसार उनका स्थान, उनकी रचना। फिर बात करें हम पद विचार, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या वास्तव में वो कर्ताक्रम और क्रिया के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं या नहीं हुए, इस पे चर्चा की जाती है। और फिर चर्चा की जाती है वाक्य विचार की। जो वाक्य लिख दिया गया है, क्या उसका जो स्वतंत्र अर्थ है वो सही है, उसका भाव सही व्यक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अंग है व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन पे चर्चा की जाती है व्याकरण में और इसी से भाषा का एक विशुद्ध रूप सामने आता है। अब अगर हम बात करें कि पहले बात चल चुकी है, देखिए एक बार फिर मैं आपके सामने लिख देता हूँ तीनों। पहले बात चली थी हमारी सबसे पहले भाषा की, और भाषा को हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद बात करते हैं व्याकरण की, क्योंकि भाषा है उसका शुद्ध रूप अगर हमें लिखना है तो व्याकरण से ही संभव है। फिर व्याकरण के जो अंग है उनकी बात हुई।
अब हम बात करते हैं कि भाषा को जो लिखने का, शुद्ध लिखने का तरीका वो तो व्याकरण है, लेकिन जो मनोभाव व्यक्त होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। वास्तव में मैं बता दूं आपको, आपने सुना होगा लिपि। ये जो लिपि है, वास्तव में ये लिपि ही क्या है भाई, भाषा की पहचान है, हिंदी भाषा की या भाषा की पहचान है। अगर हम बात करें लिपि की, तो लिपि है क्या, लिपि आप परिभाषा देख सकते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब देखिए, बात चल रही है अपनी व्याकरण और लिपि की, इनमें अंतर क्या है। हमने परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा भी पढ़ी है और लिपि की परिभाषा आपके सामने लिखी है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब हम समझे, अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ, और इसको समझने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए हमने व्याकरण का प्रयोग किया, अर्थात व्याकरण के जो चिन्ह है उनका प्रयोग किया यहाँ, और यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया। लेकिन फिर ये क्या है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह ये नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो वक्ता होता है, जो विद्वान जो बात बोलता है या लिखता है, उसको लिखने और बोलने अर्थात अपने मनोभाव को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए क्या करना पड़ता है, शब्द है उनको बदलना पड़ता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देके बता दूं कि मैंने यहाँ क, ब और त और र ये लिख दिया, लेकिन जब ध्वनियों को हमने लिख तो दिया, ये जो ध्वनि वर्ण रूप में लिख दी तो गई है, लेकिन जब तक हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये वर्ण है अपना सार्थक अर्थ नहीं दे पाएंगे। आप एक साथ इनको धन करके जोड़ के देख लीजिए, ये देखिए किसी प्रकार का कोई सार्थक अर्थ इनसे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम इन ध्वनियों के साथ हम किस प्रयोग कर दे, लिपि चिन्हों का प्रयोग कर दे, यहाँ हमने प्रयोग कर दिया इसके साथ में उ का, अब ये सार्थक शब्द बन गया कबूतर। कबूतर एक पक्षी का नाम है जिसे हमें से ज्ञान होता है, और वास्तव में इस प्रकार लिपि का प्रयोग करके ही हम भाषा से अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम समझें वास्तव में है क्या, तो लिपि क्या है, लिपि भाषा की लिखावट या लिखने का एक ढंग है कि उसको लिखा किस प्रकार गया है, ध्वनियों के साथ किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार से वो अपना वाक्य है, शब्द है, चाहे पद है, वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके साथ ही हम बात कर देते हैं लिपि। तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि जो है उसका नाम है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि क्यों रखा गया। तो इसको लेकर जो मत दिए गए हैं वो मत इस प्रकार है, कहा गया है कि उसमें जो लिपि है देवनागरी, उसमें तांत्रिक जो चिन्ह है वो तांत्रिक चिन्ह मिलते हैं, इसलिए इस लिपि को सम्मान स्वरूप यानी इसको सम्मान दिया गया, इसीलिए इसे देव जोड़ा गया है, ये देव शब्द जोड़ा गया है। और ये फिर नगर की थी, नगर की लिपि थी, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं या इसका नाम पड़ गया। ये भी कहा जाता है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि रखा गया है।
ये भी कहा जा सकता, ये भी कहा जा सकता नहीं है, कहा गया है कि पाटलिपुत्र के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त वहाँ के सम्राट थे पाटलिपुत्र के। तो वहाँ के लोग क्या, देखिए चंद्रगुप्त है इनको देव मानते थे, और फिर पाटलिपुत्र है एक नगर, इस प्रकार इसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन हम देखते हैं वास्तव में देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो हम बात करते हैं देवनागरी लिपि है, उसका जन्म ब्राह्मी लिपि से माना गया है। प्राचीन लिपियों में अगर हम बात करें तो खरोष्टी लिपि है। प्राचीन लिपियों में अगर बात करें तो खरोष्टी लिपि है, और इनके द्वारा ही ये देवनागरी लिपि है ये बनी है। और अब देखते हैं हम आगे कि देवनागरी लिपि है, आप देवनागरी लिपि की भाषाएं देखिए। देवनागरी लिपि है, इसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और कोंकणी, इन भाषाओं को रखा गया है। ऐसा माना गया है कि इन संपूर्ण ये जो भाषाएं आपको दिखाई दे रही है, इनकी लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि में ही इतनी भाषाएं हैं, और वो क्यों है, क्योंकि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में सभी भाषाओं के चिन्हों को अपनाया गया है, हर भाषा के चिन्ह इसमें मिल जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि इन जो बाहर से आए, हिंदी भाषा में बाहर से जो शब्द आए हैं, उनके साथ भी देवनागरी लिपि के चिन्हों का प्रयोग करके उनकी सार्थकता प्राप्त की जा सकती है, सही अर्थ को समझा जा सकता है। लिपि में देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन इन पे चर्चा की जाती है। स्वर और व्यंजन पर चर्चा की जाती है, और इन्हीं से जो भाषा है उस भाषा को बनाया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के चिन्हों की। देवनागरी लिपि जो है, लिपि की अगर हम बात करें देवनागरी लिपि के चिन्हों की, तो हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में समस्त भाषाओं को अपनाने के गुण व्याप्त है, क्योंकि इसमें जो चिन्ह है वो बहुत ज़्यादा है। हर भाषा के शब्द है, उन शब्दों को इसमें लिखा गया है, प्रयोग किया गया है। अब इससे आगे की जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको जो बताया गया है उसे आप समझने का प्रयास करना, बहुत ही सीधे तरीके से बताया गया है, कोई डीपली नहीं ले जाया गया आपको। ऊपर जो ऊपरी बात होती है वो आपको समझाई गई है, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, यह आपके काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि जो सवाल आपको किए जाते हैं वो जो बताया गया है उसी के अनुसार किए जाते हैं। इससे आगे हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इनका अध्ययन करेंगे, इनको याद रखेंगे, ताकि आपके आगे जो बताया जाएगा वो समझ में आता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।